बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाएं। बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ है। ठीक है, हमने ये देखना है कि मैंने कल भी इस पे डिटेल में बात की थी कि साइंस ने बीमारियों से के अगेंस्ट हमारे अंदर लड़ने की या उसको बेहतर करने की साइंस मेडिसिन की फील्ड में साइंस ने क्या रोल प्ले किया है। ठीक है, इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो, अगर आप आज से 200 साल पहले पैदा होते, यू वुड हैव हैड अबाउट द चांस इन 8 ऑफ लिविंग टू बी 1 ईयर ओल्ड। तो वो कहता है कि यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस, तो आपके पास शायद एक चांस होता इन 8 में से सिर्फ एक चांस होता ऑफ लिविंग, रहने का, टू बी 1 ईयर ओल्ड, कि आप 1 साल तक ज़िंदा रह सकें। वो कहता है अगर आप आज से 200 साल पहले पैदा होते हैं ना, तो आपके पास 8 में से सिर्फ एक चांस होना था कि आप अब 1 साल तक ज़िंदा रह सकें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, इन दोज डेज अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़ डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। कहता है कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि उन दिनों 8 में से 7 बच्चे ऐसे थे जो मर जाते थे, डाइड होता है मर जाना, बिफोर रीचिंग, पहुंचने से पहले, देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली सालगिरह तक। मतलब ये कि 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। सपोज, फ़र्ज़ करें, यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फैलो एंड हैड लिव्ड थ्रू द फर्स्ट ईयर। कहता है फ़र्ज़ करें कि अगर आप लोग आप एक मज़बूत बच्चे के तौर पे पैदा हुए हैं। ठीक है, लिटिल फैलो छोटे बच्चे के तौर पे आए हैं, स्ट्रॉन्ग लिटिल फैलो छोटा मज़बूत बच्चा, एंड और हैड लिव्ड थ्रू द फर्स्ट ईयर, और आपने अपना एक साल, पहला साल मुकम्मल कर लिया, आप बच गए हैं पहले साल में। वेरी लाइकली, तो बहुत कम इम्कान होता, बिफोर यू आर 6 ईयर ओल्ड, जब तक आप 6 साल की उम्र तक पहुँचते, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, तो आप चीचक की बीमारी में मुब्तला हो चुके होते। ठीक है, 6 साल की उम्र तक। फिर उसके बाद वो बात करते हैं, एंड और बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जब आप 12 साल की उम्र में पहुँचते, यू वुड अनडाउटेडली, तो इस चीज़ में कोई शक नहीं, हैव हैड, कि आप लोग हो जाते मीज़ल्स। बच्चों मीज़ल्स कहते हैं खसरे को, वूपिंग कफ काली खांसी में, खसरे में, काली खांसी में, स्कारलेट फीवर सुरख बुखार में, एंड और डिप्थेरिया और खनाक की बीमारी में। वो कहता है कि और जब आप 12 साल की उम्र में पहुंचते, तो आप इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी बीमारियों, जिसमें खसरा, काली खांसी, सुरख बुखार और खनाक की बीमारी शामिल है, उसमें मुब्तला हो चुके होते। ठीक है, खनाक की बीमारी बच्चों वो होती है जिसमें आपके गले में दर्द होता है और आपकी नालियों में स्वेलिंग, वो नालियाँ जो होती हैं आपकी वो इफ़ेक्ट होती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, और जो खसरा होता है वो भी पता है आपको, बॉडी पे रेड डॉट्स और इसके साथ साथ रैशेस बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो बात करता है काली खांसी का, आपको पता है आवाज़दार खांसी जिसमें आवाज़ पैदा हो साथ, और बुखार का भी आपको पता है सुरख बुखार, जिसमें बॉडी पे रेड धब्बे बनते हैं। इसके बाद वो बात करता है, इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, और इसके बाद भी 12 साल में आप इतनी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो बैटल है, ज़िंदगी की जंग है, वो ख़त्म नहीं होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस और कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड और इवन इन्फ्लुएंज़ा, इसके साथ साथ आपको येलो फीवर, जर्द बुखार, मलेरिया टाइफस कहते हैं बच्चों, टाइफस भी बुखार की एक किस्म है, टाइफस, कोलरा और टाइफाइड फीवर। और कहते हैं इसके साथ साथ आप ये सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, एंड और इन्फ्लुएंज़ा कहते हैं नज़ला ज़ुकाम को। ठीक है, इसके साथ आपको जर्द बुखार जो मलेरिया उससे होता है, मच्छर के काटने से वो, और इसके साथ मलेरिया भी आपको एक बुखार की सूरत में होता है, जैसे जब आपको डेंगू वगैरह उसके साथ मलेरिया हो जाता है, तो आप वो कहता है कि इसके साथ साथ आपको जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस भी बुखार की एक सूरत है, जिसमें आपके सर में बहुत दर्द होती है। ठीक है, बॉडी में पेन होती है। कोलरा हैज़ा, जिसमें आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट हो रही होती है, हैज़े की सूरत में, सर में दर्द, वॉमिटिंग, ठीक है, पेट में दर्द वगैरह। तो वो कहता है कि इसके साथ हैज़े में टाइफाइड फीवर का सबको पता है, एंड और इन्फ्लुएंज़ा और नज़ला ज़ुकाम में वो कहता है कि 12 साल में अगर उन सारी बीमारियों के साथ ये सारी बीमारियाँ भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती। वंस स्टार्टेड, अगर और जैसे ही ये सारी बीमारियाँ शुरू होती, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, तो ये पूरे ही माशरे में फैल जाती हैं, पूरी कम्युनिटी में फैल जाती। कहता है कि जैसे ही इनमें से कोई बीमारी स्टार्ट हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी कम्युनिटी में फैल जाती है, इलाके में। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन, ज़िंदगी जो थी ये बहुत ज़्यादा गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर दैन 30 ईयर ऑफ एज वॉज इन डीड फॉर्चून, एक बंदा जिसने 30 साल से ज़्यादा जो उम्र गुजारता या 30 साल से ऊपर हो जाता, वो तो एक खुशकिस्मत इंसान समझा जाता था।
It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. कहते हैं ऐसा यकीन करना नामुमकिन है कि आज से कुछ अर्सा पहले ऐसा होता रहा है या ऐसी सूरत हाल वाक़या होती थी। इसके बाद वो बात करते हैं टुडे, आज के दिन यंग पीपल आर ट्रीटेड टुडे आज के दिन बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़। कहते हैं आज के दौर में बच्चे हॉस्पिटल्स के अंदर पैदा होते हैं वेयर देयर, जहाँ पे अ लिटिल लाइकलीहुड बहुत कम इम्कान होता है ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़ कि वो कोई बीमारी हासिल कर सकें। कहते हैं आज के दौर में बच्चे जब अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं तो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि उनको कोई बीमारी लग सके। फिर वो बात करता है कि यंग पीपल्स आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर। जो नौजवान नस्ल है उसको भी बचाया जा रहा है किस से, डिप्थेरिया से और इसके साथ खनाक की बीमारी से, चीचक की बीमारी से और इसके साथ साथ टाइफाइड बुखार से। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी आलमोस्ट 70 ईयर ओल्ड। आज जो आम इंसान है वो तवक्को रख सकता है कि वो 70 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, मोर दैन 30 ईयर्स हैव बीन एडिड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ। कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मोर दैन 30 ईयर के तकरीबन 30 साल की जो उम्र है उसका इजाफा हो चुका है। हैव बीन एडिड होता है इजाफा होना, टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ, इंसान की जो मौजूदा उम्र या ज़िंदगी की रफ्तार है उसमें 30 साल का साइंस की वजह से इजाफा हो गया। पहले ये कहा जाता था कि इंसान सिर्फ 30 साल तक ज़िंदा रह सकता है, अब 30-40 साल का उसमें इजाफा हो गया, अब वो कहता है 70 साल तक भी वो ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, तो 30 साल उसमें मज़ीद ऐड हो गए। फिर वो बात करता है कहाँ गया है, These changes have been made possible by use of scientific method to solve such problems। कहता है ये सारे ही जो चेंजेस तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं ये सिर्फ साइंटिफिक जो मेथड या तरीक़ाकार हैं उनकी वजह से हुई हैं। टू सॉल्व सर्च प्रॉब्लम्स, कि आज ऐसे मसाइल आराम से हल हो चुके हैं। ऐसा काजेज़ ऑफ डिज़ीज़, जिसमें ना सिर्फ बीमारी के असबाब शामिल हैं एंड और इट्स प्रिवेशन, बल्कि इसके बचाव या रोकथाम के तरीके भी शामिल हैं। कहते हैं आज बीमारी से बचने के, बीमारी के असबाब और उसके साथ साथ बीमारी से बचने के जो तरीके हैं वो हमें मिल चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ साइंसी तरीक़ाकार की निस्बत या साइंस की वजह से। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे पैरा कंप्लीट हो गया। डिजीज़ पे हमने कल भी ये डिस्कशन की थी कि पहले ज़माने में बीमारियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी और आज साइंस ने काफ़ी हद तक उन पे वो गलबा पा लिया। ठीक है, तो मैंने पहले भी बात की कि साइंस जो नाम है वो एक्सपेरिमेंट का है। ठीक है, अकल के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करने का नाम साइंस है। ये नहीं कि आप सिर्फ थेरी बेस चीज़ें क्या होती हैं, इसमें आप बस लिखी पढ़ी जो चीज़ें होती हैं उनको ही रट्टा लगाते जाएं, देखते जाएं। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है। एक्सपेरिमेंट ये होता है जब आप हाथ से कोई काम खुद कर रहे होते हैं, जिसमें आप अपनी अकल के साथ पहले मुशाहदा करते हैं, फिर मफरूज़ा काम करते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर रिज़ल्ट्स निकालते हैं और फिर एक प्रॉपर एक प्रोसेस पे फॉलो करके। ठीक है, तो जैसे बच्चों अब अगर हम थॉमस एडिसन की बात करें ना तो तारीख़ में अगर हम एनालिसिस करें, थॉमस एडिसन को पढ़ने में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसको स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था कि वो पढ़ता नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने साइंस की फील्ड में और बहुत सारे जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया था तो उसने ख़ुद अपने तौर पे अब जो बल्ब ईजाद किया गया, ये किसने बनाया? थॉमस एडिसन ने ईजाद किया है। जो मूवीज़ कैमरा है ये किसने ईजाद किया? ये भी उसकी ईजाद है। फ़िल्म के अंदर वॉइस कैसे रिकॉर्ड की जाती है ये उसकी ईजाद है। उसने काउंटलेस चीज़ें ईजाद की, लेकिन वो स्कूल सिर्फ 3 महीने जब वो गया तो उसकी टीचर ने उसकी मदर को बुला के उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और कहा कि इसको ले जाओ, ये तो पागल बच्चा है, ये नहीं पढ़ सकता। तो रट्टा सिस्टम नहीं चलता साइंस में, साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम है। फिर उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ़ तजर्बात करना शुरू कर दिए और ये कहा जाता है कि 9,000 तकरीबन 9,000 से ज़्यादा उसने एक्सपेरिमेंट किए थे जब वो बल्ब को ईजाद कर रहा था। उसकी ये विश थी कि वो बल्ब को बनाए, वो बिजली से रोशनी निकाले, बिजली से रोशनी पैदा करे। तो लोगों ने उसे कहा कि तुमने इतनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किए, तुमने काम हुए, तो वो उसने ये कहा कि मैंने इतने 9,000 तरीक़ों से जो एक ही चीज़ को 9,000 तरीक़ों से बनाने के तरीके सीखे हैं। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि आप जितना हाथ से काम करेंगे, जितना प्रैक्टिकली जहन लगा के काम करेंगे, उतना ही आप साइंस के मैदान में आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पे, जिसका नेम है बेटर सैनिटरी कंडीशन। बच्चों इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी फिर इसके बाद कल स्टडी करेंगे। इसके बाद मैं सिनोनिम्स लिखवाती हूँ।
बेटर होता है बेहतर सैनिटरी गलियों की कंडीशंस हालत। कहता है कि साइंस की वजह से गलियों की हालत बेहतर हो चुकी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़ वर लाइक ओनली 100 ईयर्स अगो। कहता है ये तसव्वुर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है व्हाट सैनिटरी कंडीशन की गलियों की क्या हालत थी इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़, हमारे कुछ बड़े शहरों में, लाइक ओनली 100 ईयर्स अगो, आज से 1 साल पहले। कहते हैं आज से 1 साल पहले हमारे शहरों में गलियों की क्या कंडीशन थी, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर वो कहते हैं इन टू द नैरो, बहुत तंग और अनपेव्ड नापुख्ता गलियों में, एंड और पुअरली ड्रेन्ड और पुअरली ड्रेन्ड कहते हैं जिसमें जो निकासी वाली या फिर निकास वाली जगह होती है, ठीक है। निकासी आब वाली वो जगह होती है बच्चों जहाँ पे जो खुश्क होती है लेकिन वहाँ से पानी हल्का हल्का निकल रहा होता है। तो वो कहता है कि तंग और नापुख्ता और निकासी वाली जो गलियाँ थी, सिटी स्ट्रीट्स, शहर की गलियाँ थी, हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन, उनके अंदर जो घरों का हाउस होल्ड गार्बेज था, कूड़ा करकट था घरों का, एंड अदर रिफ्यूज़, और जो दूसरी गंदगी थी, वर थ्रोन, फेंक दी जाती थी। एक तो पहले वो तंग थी, दूसरी नापुख्ता थी, तीसरी उनके अंदर पहले पानी निकलता रहता था, और उसके साथ साथ लोग जो गंदगी और घर के अंदर कूड़ा करकट होता था वो वहाँ पे फेंक देते थे। एनिमल्स वॉन्डर थ्रू द स्ट्रीट्स, जो जानवर थे वो गलियों में ज़्यादा घूमते रहते, फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और वो अपना खाना ढूंढते उस गंद में से, गंदगी में से, ठीक है, जो गार्बेज फेंका होता था गलियों में। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन मैनी ऑफ देम, और उस टाइम जो आउटडोर टॉयलेट से बैरूनी जो बैतुलखला थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, वो बहुत कॉमन थे। सिचुएटेड वेयर मैनी वेस्ट, और वहाँ पे, और वो वाक़या थे वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन वेस्ट कहते हैं इंसानी जो गंदगी थी, ड्रेन्ड पाई जाती थी इनटू वेल फ्रॉम विच पीपल obtained ड्रिंक। और वो जो कहते हैं कि जो वो टॉयलेट से वो बाहर होते थे ना, तो वो गंदगी जो होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता कुओं तक पहुंच जाती, क्योंकि वो ड्रेन्ड एरियाज़ थे। मैंने बताया ना वहाँ पे पानी हर वक्त निकलता रहता था, तो वो जो गंदगी थी वो कुओं के अंदर जाने का ख़तरा होता था, या वो चली जाती थी। फ्रॉम विच पीपल obtained, जहाँ से लोग पानी हासिल करते थे, ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला। कहता है इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो जो गंदगी है वो कुओं में चली जाती थी, और जहाँ से लोग पीने का पानी लेके आते थे, ठीक है बच्चों। यहाँ से बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अभी सिनोनिम्स जल्दी से नोट कर लें। यहाँ पे जो पहली लाइन में वर्ड दिया हुआ है बेनिफिटेड का, उसका नोट करें। बेनिफिटेड होता है फ़ायदा उठाना या मुस्तफ़िद होना, इसका आएगा गेन, GAIN, गेन। दूसरा इसका आएगा टेक एडवांटेज, TAKE, टेक, और ADVANTAGE, टेक एडवांटेज। तीसरा बच्चों इसका लिख लें, प्रॉफिटेड भी आ सकता है, प्रॉफिटेड, ठीक है, और एडिड भी आ सकता है। एड होता है मदद करना, और एडिड भी जो फ़ायदा दे चीज़, AIDED। जितने आसानी से लिखे जाते हैं उतने लिख लें, वरना सुनते जाएं, सुनने से भी इंसान की जो हेयरिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रॉफिटेड का मैंने बोला था, PROFITED। इसके बाद आपने जो सेकंड सिनोनिम नोट करना है वो लाइन नंबर 2 में है। डीलिंग विद लिखा हुआ है, इसका आएगा इंट्रैक्शन, INTERACTION, इंट्रैक्शन। डीलिंग विद होता है वो जिसमें डीलिंग विद बच्चों कहते हैं कि मतलब, ठीक है। तो इसमें डीलिंग विद का आपने नोट करना है इंट्रैक्शन, और दूसरा इसका आएगा ट्रांसमिशन, TRANSMISSION, ट्रांसमिशन। तीसरा इसका आएगा ट्रीटिंग, TREATING, ट्रीटिंग। और इसके अलावा बच्चों हैंडलिंग भी आ सकता है, और इसके साथ साथ कंटेक्ट भी आ सकता है। इसके बाद आपने जो नोट करना है वो आपका यहाँ पे मेंटेनेंस लिखा हुआ है। मेंटेनेंस होता है बहाल करना, इसका आएगा अपलोडिंग, अपहोल्डिंग, UP अप, HOLDING, अपहोल्डिंग। और दूसरा इसका आएगा अपकीप, UP अप अलग आएगा, और KEEP, कीप अलग आएगा, अपकीप। और तीसरा इसका आ सकता है प्रीजर्वेशन, PRESERVATION, प्रीजर्वेशन। इसके बाद बच्चों आपने अगली लाइन में नोट करना है, वर्ड दिया हुआ है, कहाँ गया है, इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है। इम्प्रूवमेंट होता है बेहतर करना, डेवलपिंग आएगा इसका, DEVELOPING, डेवलपिंग। और इसके साथ साथ दूसरा आएगा प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस, ठीक है।
इसके बाद जो आपने नेक्स्ट नोट करना है वो बच्चों आपका आएगा, कहाँ गया, कम्युनिकेशन नहीं, हैपनिंग। अगली 5th लाइन में पहला वर्ड है हैपनिंग। हैपनिंग का बच्चों आएगा वाक़या होना होता है, एक्शन इसका आएगा ACTIONS एक्शंस। दूसरा इवेंट्स आएगा EVENTS इवेंट्स। तीसरा अकरेंस भी आ सकता है OCCURENCES अकरेंस। ठीक है, ये 3 आपने इसके नोट करने हैं। इसके बाद बच्चों आपने जो नोट करना है सिनोनिम वो आपका होगा मिस्टीरियस। इसी लाइन में मिस्टीरियस का वर्ड दिया हुआ है। मिस्टीरियस आपने लिखना है इनएक्सप्लेनेबल, INEXPLAINABLE इनएक्सप्लेनेबल, INEXPLAIN एक्सप्लेन, ABLE एबल, इकट्ठा ही आएगा एक साथ। दूसरा इसका आपने लिखना है पजलिंग, PUZZLING पजलिंग। और तीसरा आपने इसका लिखना है ODD ओड, ओड भी होता है अजीब। इसके बाद बच्चों आपने अगला सिनोनिम नोट करना है। लास्ट लाइन में क्रिटिकल का वर्ड दिया हुआ है। क्रिटिकल का आपने लिखना है कॉन्शियस, CONSIOUS कॉन्शियस। और इसके बाद आपने नोट करना बच्चों इसके साथ लॉजिकल, LOGICAL लॉजिकल। और इसके अलावा आपने थर्ड इसका लिखना है रीज़नेबल लिख लें, REASONABLE रीज़नेबल। इसके बाद बच्चों इसका रैशनल भी आ सकता है। रैशनल भी वो चीज़ होती है जो अकल से ताल्लुक़ रखती हो, RATIONAL रैशनल। लास्ट लाइन में इंसेस्टर्स का वर्ड दिया हुआ है। इसका सिनोनिम होगा फोर फादर्स, FOREFATHERS फोर फादर्स। और दूसरा इसका लिखेंगे आप लोग प्रेडिसेसर, PREDECESSORS प्रेडिसेसर। और तीसरा आप इसका ग्रैंडफादर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने अगली लाइन में अगले जो 2-3 लाइन्स उनमें सिनोनिम्स नहीं है, उसके बाद आपने जो नोट करना है वो आपका होगा जो वेरी लाइकली का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना दूसरे पैराग्राफ में, लाइन नंबर 4-5 में लाइकली का वर्ड है। चेक कर लें 1 2 3 4 5 लाइन नंबर 5 में लाइकली बहुत मतलब वेरी लाइकली होता है बहुत कम इम्कान होना। ठीक है, इस वक्त सिनोनिम आएगा प्रोबेबली, PROBABLY प्रोबेबली। और दूसरा इसका पॉसिबिलिटी भी आ सकता है, पॉसिबल लिख लें, POSSIBLE। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने नोट करना है अगली लाइन में कहाँ गया है, अनडाउटेडली का वर्ड है अगली लाइन के एंड पे। उसका आएगा सर्टेनली, सर्टेनली CERTAINLY सर्टेनली और CERTAINLY। और दूसरा आएगा डेफिनेटली, DEFINITELY डेफिनेटली। और तीसरा इसका आप श्योरली भी लिख सकते हैं, SURELY। बच्चों इसके बाद जो आपने सिनोनिम नोट करना है वो होगा, कहाँ पे है, कहाँ गया है, लेट मी चेक इट। बच्चों यहाँ पे अनबिलीवेबल लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में बैटल का वर्ड दिया हुआ है। अनडाउटेडली वाला जो वर्ड आपने नोट किया उससे अगली एक लाइन छोड़ के उससे अगली लाइन में बैटल का वर्ड है। बैटल किसको कहते हैं, जिसमें लड़ाई को, ठीक है, फाइट आएगा इसका, FIGHT फाइट, स्ट्रगल STRUGGLE स्ट्रगल। और तीसरा कंटेस्ट, कंटेस्ट झगड़े को कहते हैं, CONTEST कंटेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपने जो नोट करना है वो होगा आपका अगले पैराग्राफ में लाइन नंबर बैटल के बाद लाइन नंबर जो लास्ट लाइन्स है ना 3 उसमें चेक करें, 4th लाइन में दिए, लास्ट 4th लाइन के अंदर प्रोटेक्ट का वर्ड दिया हुआ है। प्रोटेक्ट होता है महफूज करना या बचाना। इसका सिनोनिम आएगा सेव, SAV सेव। और दूसरा इसका शील्ड, SHIELD शील्ड। ये 2 आपने इसके लिखने हैं। ठीक है, इससे ऊपर वाली लाइन में लाइकलीहुड का वर्ड दिया हुआ है, उसका आपने नोट करना है। प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड होता है बहुत कम इम्कान, प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रोबेबिलिटी। और इसके साथ साथ दूसरा इसका चांस आएगा, CHANCE चांस। इसके बाद जो आपने नोट करना है बच्चों वो होगा आपका, कहाँ गया, कहाँ गया, लास्ट वर्ड है प्रीवेशन, नहीं लास्ट प्रीवेशन नहीं है बच्चों, 1 मिनट,
इसी पैराग्राफ में प्रिवेंशन का वर्ड दिया हुआ है, वो चेक करें लास्ट लाइन में। प्रिवेंशन बचाव को कहते हैं, इसका आएगा वाइडनेस, AVOIDANC वाइडनेस, और दूसरा सेफ्टी, SAFETY सेफ्टी। और इसके अलावा ये दो काफ़ी हैं, ठीक है। एलिमिनेशन भी आ सकता है, ELIMINATION, एलिमिनेशन भी वही होता है बचाओ या बचाना, रोकथाम करना, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन में आ जाए, जो सैनिटरी का वर्ड दिया हुआ है इसका लिखें क्लीन। सैनिटरी होता है साफ़ करना या फिर बेहतर करना गलियों को, क्लीन लिखें इसका। दूसरा इसका हेल्थ लिख लें, हेल्थ HEALTH हेल्थ। तीसरा इसका हाइजेनिक लिख लें, HYGIENIC हाइजेनिक, HYGIENIC हाइजेनिक। और इसके बाद बच्चों जो आपने नोट करना है नेक्स्ट, वो अनपेव्ड है, थर्ड लाइन में वर्ड अनपेव्ड। अनपेव्ड क्या होता है, जो नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड, NOT नॉट COVERED कवर्ड, ठीक है। दूसरा इसका आपने लिखना है नॉट मेल्टेड, MELTED मेल्टेड होता है, नॉट की स्पेलिंग आपको आते हैं। तीसरा आपने लिखना है रफली, ROUGHLY रफली, ठीक है। रफली होती है जो आम चीज़ जो भी रफ फॉर्म में हो, खुरदरी हो, नीट ना हो, साफ़ ना हो। बच्चों इसके बाद आपने नोट करना है, कहाँ गया गार्बेज का, हाँ जी गार्बेज पे आ जाए। ये जो वॉन्डर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मूव्ड और रोम्ड, MOVED मूव्ड, और रोम्ड ROAMED रोम्ड भी होता है वारागर्दी करना, और मूव्ड भी होता है यहाँ वहाँ घूमना। इसके बाद लास्ट जो लाइन है, लास्ट 2 लाइन से ऊपर वाली लाइन में जो हम अभी पढ़ रहे थे उसमें गार्बेज का वर्ड है। गार्बेज कूड़ा करकट को कहते हैं, और इसमें रबिश आएगा RUBBISH रबिश, और इसके साथ वेस्ट आएगा WAST वेस्ट, दोनों का मतलब गंदगी होता है, ठीक है। और ट्रैश भी आ सकता है TRASH ट्रैश, उसको भी कूड़े को बोलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे ख़त्म हो गए सिनोनिम्स, और अगर इसमें कोई समझ नहीं आई तो काइंडली मैसेज करके पूछ लें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल तक के लिए।